हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि प्लांट्स की लीफ के पास में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू प्लांट्स की लीफ गैसेस का एक्सचेंज करती है, फोटोसिंथेसिस करती है और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करती है। ठीक है, हमने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को भी समझ लिया था कि प्लांट्स की लीफ वाटर का लॉस करती है बेटा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ताकि सेल जो है बर्स्ट ना हो, क्योंकि ज़्यादा अगर सेल के अंदर वाटर स्टोर होगा तो सेल डिस्ट्रॉय हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है, फूट सकती है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए जो स्टोमेटा है वो एक्सेस वाटर को बाहर रिलीज कर देते हैं और इसी वाटर के लॉस को बोलते हैं बेटा हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यही प्रोसेस प्लांट को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्लांट सनलाइट के एक्सपोज में रहते हैं बेटा और उनको कूल करने का काम ये जो वाटर का लॉस है या ट्रांसपिरेशन है उसकी वजह से होता है। जितना भी वाटर है बेटा उसको रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है ये सक्शन प्रेशर को मेंटेन करता है, जिसके थ्रू लगातार वाटर की सप्लाई प्लांट को मिलती रहती है। इसके बाद में हम और कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं बेटा। जैसे अगर हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम में रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? स्टेम में रेस्पिरेशन के लिए लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? लेंटिकल्स। ठीक है, जो स्टेम होती है, स्टेम या बार्क में आपने देखा होगा जो ब्राउन कलर का पार्ट होता है एक ट्री का, उसे बोलते हैं हम बार्क। और बार्क में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लेंटिकल्स, जो कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे स्टोमेटा पोर्स है ऐसे ही लेंटिकल्स भी बेटा पोर होते हैं। इसके बाद में जो प्लांट की रूट्स होती है बेटा, जो प्लांट की रूट्स होती है वो भी रेस्पिरेशन करती है। वहां पर रेस्पिरेशन के लिए रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? रूट हेयर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। एक लास्ट टॉपिक जो बचा है बेटा इसमें वो है डीस्टार्चिंग ऑफ लीफ। एक लास्ट टॉपिक जो बचा है इसमें वो है डीस्टार्चिंग ऑफ लीफ। डीस्टार्चिंग ऑफ लीफ का मतलब है कि जितना भी लीफ के अंदर का स्टार्च है उसे खत्म करना है, ताकि हम इस लीफ के ऊपर आयोडीन टेस्ट अप्लाई कर सके और स्टार्च की प्रेजेंस या एब्सेंस को देख सके। ठीक है बेटा, क्लियर दिख रहा है? तो डीस्टार्चिंग ऑफ लीफ का मतलब है कि लीफ के अंदर जितना भी स्टार्च है उसे हम यूटिलाइज करा सके, उसे हम खत्म कर सके, है ना। और बाद में हम इसी लीफ के अंदर दोबारा से स्टार्च बनाने के लिए इसको इंड्यूस करेंगे और बाद में इसके ऊपर हम आयोडीन टेस्ट अप्लाई करेंगे ताकि हमें स्टार्च की प्रेजेंस और एब्सेंस का पता लग सके। तो आयोडीन एक इंडिकेटर है जो कि स्टार्च या फिर जो कार्बोहाइड्रेट है फूड, जो कि लीफ के अंदर फूड है बेटा, उसके प्रेजेंस या एब्सेंस को इंडिकेट करने के लिए काम आता है। तो एक इंडिकेटर है आयोडीन। तो पहले बेटा इसमें आपको समझने की जरूरत है कि क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपकी मॉड्यूल में आपको प्रोसीजर लिखा दिख जाएगा, डोंट वरी। तो डीस्टार्चिंग ऑफ लीफ के अंदर सबसे पहले क्या किया, एक प्लांट जो कि सनलाइट के कांटेक्ट में बेटा, मतलब जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या फिर वो फूड बना रहा है, उस प्लांट को, उस पॉटेड प्लांट को हम कहाँ रखेंगे? डार्क रूम में। और डार्क रूम में रखने के बाद में जैसे ही उसके अंदर जितना भी बना हुआ, क्योंकि वो सनलाइट कांटेक्ट में था, तो जितना भी बना हुआ फूड है, जितना भी स्टार्च है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ही वो यूटिलाइज होगा, प्लांट की सेल्स जो है उस फूड को यूटिलाइज करेगी, यूज करेगी एनर्जी बनाने के लिए। और जैसे ही वो यूज होगा तो स्टार्च एक टाइम पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। प्लांट को दोबारा से फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत होगी, क्योंकि फूड जरूरी है बेटा प्लांट के लिए। तो प्लांट को दोबारा से क्या करेंगे?
सनलाइट के कांटेक्ट में रखेंगे ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। पहले तो हमने उसकी डी स्टार्चिंग कर दी डार्क रूम में रख के 48 आवर के लिए। बाद में जैसे ही हमने उसको सनलाइट के कांटेक्ट में रखा, दोबारा से उसकी लीफ जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगी, उसमें स्टार्च बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा बेटा। क्लियर। अब जो स्टार्च है, क्योंकि उसमें स्टार्च बन चुका है बेटा, अब क्या करेंगे हम उसकी लीफ को अलग करेंगे, और लीफ को अलग करने के बाद में उसी लीफ को हम बॉयल करेंगे वाटर के अंदर। और वाटर के अंदर बॉयल करने के बाद में, बॉयल करने से होगा क्या बेटा कि जो प्लांट की सेल वॉल है या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, रप्चर होगी। और रप्चर होने से के थ्रू क्या होगा बेटा, उसके अंदर इजीली आयोडीन जो कि हम अप्लाई करेंगे एज अ इंडिकेटर, वो उस प्लांट की सेल के अंदर इजीली पेनिट्रेट हो सकता है। क्लियर। इसके बाद हम उस लीफ को बॉयल वाटर में से बाहर निकालेंगे और उसे अल्कोहल के अंदर बॉयल करेंगे। अल्कोहल के अंदर बॉयल करने के बाद में, क्यों अल्कोहल के अंदर बॉयल कर रहे हैं हम, अल्कोहल के अंदर बॉयल करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि बेटा प्लांट की लीफ के अंदर आपको पता है ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल जैसे ही हम अल्कोहल में इसको रख के और गर्म करेंगे बेटा, बॉयल करेंगे अल्कोहल को, तो क्या होगा, जितना भी क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट है वो सारा बाहर आ जाएगा या फिर उस अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। ठीक है। बाद में हम, अब क्या होगा, लीफ कैसी होगी बेटा, लीफ कैसी हो गई, डी कलर है ना, डी कलरिंग हो गई लीफ की। अब डी कलरिंग होने के बाद में लीफ को एक व्हाइट टाइल के ऊपर रखते हैं, रिंस कर लेते हैं पहले कोल्ड वाटर से, उसके बाद में एक व्हाइट टाइल के ऊपर रखते हैं ताकि हमें लीफ में जो कलर चेंजेस होगा वो साफ साफ दिखाई दे। इसके बाद में हम उसके ऊपर एक आयोडीन टेस्ट अप्लाई करते हैं, जिसमें हम आयोडीन को एज अ इंडिकेटर लेते हैं। तो 2-4 जो ड्रॉप है वो आयोडीन की उस लीफ के ऊपर डालते हैं। जहां जहां भी प्लांट की लीफ के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस होगी तो वहां पर आपको ब्लूइश ब्लैक कलर दिखाई देगा, और जहां पर स्टार्च एब्सेंट होगा, जिस पार्ट में स्टार्च नहीं है, वहां पर आपको येलो या फिर ब्राउन कलर विजिबल होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है। तो हम एक फ्लो चार्ट लिख लेते हैं बेटा। प्लेस द पॉटेड प्लांट, प्लेस द पॉटेड प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 48 आवर। ठीक है। कितनी देर के लिए रखा, एक पॉटेड प्लांट को हमने डार्क रूम में रखा 48 आवर के लिए। इसके बाद में सेकंड, प्लेस द लीफ ऑफ प्लांट इन बॉइलिंग वाटर। इसके बाद इसको किस में रखेंगे हम, बॉइलिंग वाटर के अंदर बॉइल करेंगे लीफ को। क्लियर। सो दैट आयोडीन कैन पेनिट्रेट the leaf of plant। ठीक है। place the leaf of plant in a boiling water so that iodine can penetrate the leaf of plant। सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट जो गमले में लगाओ बेटा पौधा है, ठीक है, जो प्लांट है उसको हम एक डार्क एरिया में रखेंगे, डार्क रूम के अंदर रखेंगे जहां पर कोई सनलाइट ना मिले उसको और वो फोटोसिंथेसिस ना कर सके। जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर जितना भी पहले से बना हुआ फूड है वो सारा धीरे धीरे यूटिलाइज होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। और खत्म होने के बाद में हम उसी प्लांट को क्या करेंगे, सनलाइट के एक्सपोजर में रखेंगे। जैसे ही वो
जैसे ही वो स्टार्च बनाने लगेगा, जैसे ही फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, तो उसकी लीफ को हम अलग करेंगे, एक लीफ को, और उसको वाटर के अंदर बॉईल करेंगे, क्योंकि जो आयोडीन हम यूज करेंगे वो उसको उस लीफ को पेनिट्रेट कर सके। क्लियर? तो यहां तक पहले नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? हमने कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस करी थी, जैसे प्लांट की लीफ स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन करती है, प्लांट का जो स्टेम होता है या जो बार्क होता है बेटा वो डेड पार्ट होता है, तो उसमें भी कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर्स होते हैं लेंटिकल्स, जिनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। प्लांट की रूट्स में भी रूट हेयर होते हैं, जो कि सॉइल के बीच में जितना भी स्पेस होता है जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन को ये रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट रह गया इस चैप्टर का, जो है डीस्टार्चिंग ऑफ लीफ। बाकी सारा पार्ट हम कवर कर चुके हैं। तो डीस्टार्चिंग ऑफ लीफ का मतलब क्या है बेटा? डीस्टार्चिंग मतलब यहाँ पर स्टार्च जो है लीफ के अंदर, उसको पूरी तरीके से खत्म करना है, ताकि यूटिलाइज करना है, ताकि हम उस पर जब आयोडीन टेस्ट करें तो हमें रिजल्ट मिले। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया, एक पॉटेड प्लांट को 48 आवर के लिए एक डार्क एरिया में रखा, एक डार्क रूम में रखा, जहां पर सनलाइट ना पहुंच सके, ताकि प्लांट फोटोसिंथेसिस ना कर सके, जितना भी पहले से बना हुआ फूड है वो सारा यूटिलाइज हो जाए। उसके बाद में प्लांट को सनलाइट के कांटेक्ट में रखेंगे, ताकि वो दोबारा से फोटोसिंथेसिस करने लगे। बाद में जैसे ही फोटोसिंथेसिस कर लेगा, उसकी लीफ को हमने अलग किया और वाटर के अंदर बॉईल किया। बॉईल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आयोडीन इस लीफ की सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर सके, और साथ ही साथ में ये जो बॉयल वाटर है ये प्लांट की सेल वॉल और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको रप्चर कर देता है, ताकि जो आयोडीन है उस सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सके, अंदर जा सके, और हमें रिजल्ट मिल सके। ठीक है, रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो सके। इसके बाद में हम आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। तो आगे का पार्ट देखते हैं हम कि और क्या स्टेप्स है इसके आगे और क्या स्टेप्स है। तो इसके बाद में हमने देख लिया कि इसको वाटर के अंदर हमने बॉईल किया। थर्ड स्टेप की बात करते हैं हम। थर्ड स्टेप क्या है? तो ऐसे ही फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखना बेटा, नीचे एरो करके। थर्ड जो स्टेप है, boil the leaf in alcohol, ठीक है, so that chlorophyll pigment is dissolved in बस dissolved तक लिख लो। ठीक है, boil the leaf in alcohol so that chlorophyll pigment is dissolved। ठीक है, और किसमें डिसॉल्व होगा? अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व होता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया बेटा? तो लीफ को पहले वाटर के अंदर बॉईल करेंगे, बाद में अल्कोहल के अंदर बॉईल करेंगे, और अल्कोहल के अंदर बॉईल करने के साथ में बाद में क्या करेंगे, इसकी रिंसिंग करेंगे। इसके बाद में रिंस द लीफ इन कोल्ड वाटर, देन apply 3 to 4 drops of iodine indicator to check the presence of starch। क्लियर? तो हमने क्या किया, उसके बाद में अल्कोहल के अंदर इस लीफ को रखा और बॉईल कराया। बॉईल कराने से क्या होगा बेटा, जितना भी लीफ के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो सारा बाहर आ जाएगा, अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। इसके बाद में जो लीफ है वो कैसे हो जाएगी बेटा, डी कलर
है ना, उसका कलर जो है सारा बाहर निकल जाएगा क्योंकि क्लोरोफिल तो रिलीज हो गया इस अल्कोहल के अंदर। बाद में उसी लीफ को हमने निकाला उस अल्कोहल में से और इस कोल्ड वाटर से इसको साफ कर लिया, रिंस कर लिया। बाद में इसके ऊपर हम आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स अप्लाई करेंगे। ये ड्रॉप्स आयोडीन जो है ये कैसे काम करती है बेटा, इंडिकेटर की तरह काम करती है, स्टार्च की प्रेजेंस को पता लगाती है। इसके बाद में सिक्स्थ पॉइंट, लिखते बेटा, blue color of leaf indicating the presence of starch। क्लियर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लीफ को हमने क्लीन किया, है ना, क्योंकि पॉटेड प्लांट था उसको डार्क रूम में रखा। डार्क रूम में रखने के बाद में हमने उसको सनलाइट कांटेक्ट में रखा। जैसे ही उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो गया, हमने लीफ को अलग किया, उसको क्लीन करने के बाद में उसको वाटर के अंदर बॉईल कराया। बॉईल कराने के साथ में क्या होगा, प्लांट की जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होगी ताकि उसके अंदर ये जो हम आयोडीन अप्लाई कर रहे हैं वो आयोडीन पेनिट्रेट कर सके। बाद में हमने इसे अल्कोहल के अंदर बॉईल किया, तो बॉईल करने से क्या होगा, जितना भी लीफ के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है वो सारा सॉल्यूबल हो जाएगा। बाद में हमने इस लीफ को कोल्ड वाटर से रिंस किया। रिंस करने के बाद में हमने इसके ऊपर आयोडीन, जो कि एक इंडिकेटर है, स्टार्च की प्रेजेंस को पता लगाता है, ये अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में जहां जहां भी लीफ में स्टार्च था वो ब्लू कलर रिप्रेजेंट करेगा, और जहां नहीं होगा स्टार्च, जहां पे स्टार्च नहीं बन पाया, वहां पर कैसा कलर आएगा बेटा, तो वहां पर कलर आएगा येलो या फिर ब्राउन। क्लियर, समझ आया बेटा? इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके से आपको इसे लर्न करना है, इसे इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में हमें लर्न करना है, तो आपको ज्यादा ये इजी और सुटेबल रहेगा। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दूं मैं, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं बेटा। इसकी जो डीपीपी है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उस डीपीपी को फिर आप सॉल्व करना और डीएसपी में मुझसे डिस्कस करना। ठीक है, मैं आगे बात करता हूं बेटा नेक्स्ट चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर है अपना न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस किस तरीके से होता है बेटा, क्या होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, किस तरीके से प्रोसेस होता है बेटा। तो हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपको पता है कि एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज और प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ठीक है, जितने भी एनिमल्स है दैट कैन नॉट सिंथेसाइज और प्रिपेयर देयर ऑन फूड,
they are depend upon another organisms such as plants and animals to obtain their food. ठीक है, they are dependent upon another organism such as plants and animals to obtain their food. तो बेटा जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना फूड नहीं बना सकते, जैसे कि प्लांट अपना फूड बना सकते हैं। हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर देख लिया। सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल, जहां पर हम कुछ एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन मोड किस किस टाइप का होता है वो देखेंगे, और साथ ही साथ में हम ह्यूमन के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, डाइजेशन किस तरीके से होता है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड के जितने भी स्टेप्स हैं उनको भी कवर करना है। हमने 6th क्लास में भी इसको डिस्कस किया था और अभी 7th क्लास में भी डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए रिवीजन है बिल्कुल। ठीक है, तो एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना फूड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स के पास में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। ये सनलाइट को यूज करके अपना फूड नहीं बना सकते हैं। सो दे आर डिपेंडेंट अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एनिमल्स टू ऑब्टेन देयर फूड रिक्वायरमेंट। ये अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, या तो फूड प्लांट से ले सकते हैं या फिर एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं। नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसके बाद में हम लिखते हैं बेटा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल के अंदर कौन कौन से तरह के न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से 1 मिनट, कौन कौन से तरह के न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा कौन कौन से न्यूट्रिशन मोड होते हैं एनिमल्स के अंदर, तो बेसिकली 3 न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है होलोजोइक। तो मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं, जितने भी हायर एनिमल्स हैं वो सारे होलोजोइक है। ठीक है, जितने भी मोस्ट ऑफ दी एनिमल्स है वो सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं बेटा। सेकंड पैरासिटिक, हमने प्लांट्स में भी डिस्कस किया था पैरासिटिक, और एनिमल्स में भी डिस्कस करेंगे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड क्या होता है। थर्ड है बेटा सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मोड क्या होता है, क्लियर। इसके बाद में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड है फर्दर 3 टाइप का होता है बेटा। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं हर्बीवोरस, कुछ होते हैं बेटा कार्निवोरस, और कुछ होते हैं बेटा ओमनिवोरस। कुछ एनिमल्स हर्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, और कुछ ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड भी 2 तरह का होता है बेटा। फर्स्ट होता है कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सोपैरासाइट होते हैं, एक्सोपैरासाइट होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं। क्लियर, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सोपैरासाइट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मोड हमने देखा था कि सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड क्या होता है, प्लांट्स के अंदर भी डिस्कस किया था हमने, यहाँ पर एनिमल्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था, क्या स्टेप्स होती हैं वो भी आपने 6th क्लास में पढ़ा था। ये तीनों भी आप अच्छे से जानते हो।
हालांकि ये भी आपने 6th क्लास से पढ़ा था, पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड दो तरह का होता है, एक्सो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट। तो इस चार्ट को नोट डाउन कीजिए। एक और तरह का न्यूट्रिशन मोड है, लेकिन यहां पर स्पेस नहीं बचा है बेटा। तो अगर आपके पास में यहाँ पे स्पेस है तो इस तरीके से स्पेस है अगर आपके पास में, तो यहां पर इसको नोट डाउन कर लेना। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, आप नीचे की तरफ लिखना अगर आपके पास स्पेस है। तो 4th नंबर का बेटा स्कैवेंजर, 4th नंबर क्या बेटा स्कैवेंजर। आप इसी साइड में लिखना इसको, मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने इसके लिए जगह नहीं है तो मैंने ऊपर लिखा है, आप इसी के साथ में लिखना, इस लाइन को आगे मूव करके यहां पे लिखना बेटा 4th नंबर का जो न्यूट्रिशन मोड है वो है स्कैवेंजर। तो होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड स्कैवेंजर, तो ये अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन मोड है एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम सबसे फर्स्ट टाइप जो है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप क्या है बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो फर्स्ट टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको डिस्कस करते हैं हम। In holozoic nutrition, animals can ingest, ठीक है, solid as well as food in liquid form, ठीक है, and their processing occurs inside the cell or digestion occurs inside the cell is called holozoic nutrition. In holozoic nutrition, animal can ingest solid as well as liquid food is called holozoic nutrition. तो हम बी होलोजोइक न्यूट्रिशन हम में भी प्रेजेंट है, जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल में लिख देता हूं बेटा कि ह्यूमन में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट है। साथ ही साथ अगर सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अमीबा के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। क्लियर, समझ में आया बेटा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड में एनिमल सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के फूड को इंजेस्ट कर सकता है। साथ ही साथ में इंजेस्ट करने के बाद में इस फूड का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड को हम इंजेस्ट करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, है ना, इनको इंजेस्ट करते हैं। तो ये क्या है, सारे कॉम्प्लेक्स फूड है, तो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्शन के बाद में क्या होता है, इनका ब्रेकडाउन होता है। क्लियर, हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं बेटा। क्लियर, तो हम ओमनिवोरस हैं, और अगर ऑप्शन में ओमनिवोरस ना हो तो हमारे अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो बेटा आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, न्यूट्रिशन एनिमल। इसके पहले हमने डी स्टार्चिंग ऑफ लीफ डिस्कस किया है। डी स्टार्चिंग ऑफ लीफ में कई बार जो क्वेश्चन है बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है कि इस तरीके से भी आपको कई बार पूछ लेता है। जैसे अभी ये पहले लिख लो, फिर मैं बताता हूं आपको एक क्वेश्चन और। मैं इसको रफ कर दूं बेटा। कई बार आपसे डी स्टार्चिंग ऑफ लीफ में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेटा एक लीफ है, एक लीफ है, क्लियर। अब इस लीफ को यहां पर क्या करा, एक टेप लगा दी बेटा। क्या करी, इस पे एक टेप लगा दी। ठीक है, एक लीफ है, उसके यहां पर टेप लगा दी। एक पॉटेड प्लांट है, एक पॉटेड प्लांट की लीफ है, एक पौधा है बेटा जो कि पॉट में लगा हुआ है
है ना, सनलाइट के कांटेक्ट में। बाद में क्या किया, इसको एक डार्क रूम में रखा और इसके ऊपर एक टेप लगा दी, डार्क टेप, ताकि इस वाले पार्ट को सनलाइट ना मिले। ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये सनलाइट के कांटेक्ट में है, तो ये वाला तो पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन ये वाला पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो आपसे पूछ लिया कि जो ब्लू कलर है आपको किस पार्ट में मिलेगा, ब्लू कलर जो है आपको किस पार्ट में मिलेगा, इस कवर्ड पार्ट के अंदर या फिर जो एक्सपोज्ड पार्ट है, ये एक्सपोज्ड पार्ट के अंदर मिलेगा, या फिर ये जो कवर्ड पार्ट है इसके अंदर आपको ब्लू कलर मिलेगा। तो कहां मिलेगा बेटा आपको ब्लू कलर, ठीक है, ये एक पॉटेड प्लांट है बेटा, ठीक है। ब्लू कलर आपको कहां मिलेगा, ब्लू कलर आपको मिलेगा, कहां मिलेगा, जो पार्ट सनलाइट के प्रेजेंस में जिसने फोटोसिंथेसिस किया है। तो बेटा यहां पर क्या है, यहां पर स्टार्च है, ठीक है, और जब हम इस स्टार्च पे आयोडीन अप्लाई करेंगे तो हमें ब्लू कलर मिलेगा। तो मतलब ये जो ए वाला पार्ट है इसमें ब्लू कलर हमें मिलेगा, जो कि एक्सपोज पार्ट है। इस तरीका का भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग करके आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। हमने इसके बाद में न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर स्टार्ट किया, जहां पे हमने न्यूट्रिशन मोड्स को देखा बेटा, होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, लर्न कीजिए चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, हम जो है इसकी डीपीपी भी डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।